आपको बता देता हूँ यहाँ दिल्ली है। दिल्ली में अकबर तो मर गया था, आया तो था अकबर से मिलने के लिए, वो कौन, विलियम हॉकिंस। लेकिन वो तो मर गया, अब जहांगीर बचा, तो जहांगीर से मुलाकात करके कंपनी स्थापित करेगा। तो देखिए जहांगीर था, फिर उसके बाद में आलमगीर द्वितीय का यहाँ पर नेतृत्व रहा, फिर शाह आलम द्वितीय का नेतृत्व रहा। ठीक, 1605 में जहांगीर था, 1627 तक। उसके बाद 1754 से लेकर के 1759 तक कौन था, आलमगीर द्वितीय रहा। उसके बाद में 1759 से लेकर के 1805 तक शाह आलम द्वितीय का शासन था। फिर बंगाल में नवाब थे शिजाउद्दौला, जो बंगाल का नवाब था, मुख्य रूप से उसकी भूमिका थी प्लासी का युद्ध। उसके बाद में मीर जाफर हुआ, फिर मीर जाफर को हटा दिया, मीर कासिम आ गया, फिर मीर जाफर लगा दिया। इस प्रकार से ये बंगाल में नवाबों का शासन रहा। यहाँ पर बंगाल में ही रॉबर्ट क्लाइव का शासन था। बंगाल में 1757 से लेकर के और 1767 तक उसने शासन किया, रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर था। मछलीपट्टनम में यहाँ पर गोलकुंडा साम्राज्य का शासन था मछलीपट्टनम में, क्योंकि ये जो पीला पीला इलाका दिख रहा है ना आपको, ये अकबर का साम्राज्य था। फिर यहाँ पर औरंगजेब ने यहाँ पर अटैक किया करके और ये साम्राज्य को अपने अधिकार में लिया था, और ये औरंगजेब का क्षेत्र रहा। देखिए यहाँ पर ये सुल्तान कुली खां है मछलीपट्टनम में। अब हुआ क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। किन किन बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर को ब्रिटेन में। 15 साल के लिए उसको व्यापार करने के लिए यहाँ भेजा जाता है भारत में। फिर बात करेंगे 1608 में सूरत में कंपनी की स्थापना किस प्रकार से होती है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा गोरा आता है ना, वो गोरा, वो औरंगजेब से जहांगीर से बात करने। 1611 में मछलीपट्टनम में किस प्रकार स्थापित की जाती है। 23 जून और 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है, तो उसमें किसकी हार किसकी जीत होती है, कैसे युद्ध लड़ा जाता है उसकी बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे। 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, वो कैसे होता है, किसकी हार जीत होती है, इलाहाबाद की संधि होती है इसी युद्ध में। उसके बाद फिर संविधान के विकास का चरण प्रारंभ हो जाता है। तो ये आप समझोगे ना, तभी वो समझ में आएगा असली कहानी हुई क्या थी। तो इनको आप शॉर्ट रूप से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या था। सबसे पहले हम बात करते हैं 1600, ये तो स्थापना हो जाती है इंग्लैंड में। एलिजाबेथ ने हस्ताक्षर करके 15 साल का दे दिया और भारत भेज दिया विलियम हॉकिंस को। अब विलियम हॉकिंस यहाँ जहांगीर के पास आता है, ये विलियम हॉकिंस आता है जहांगीर के पास। विलियम हॉकिंस, ये विलियम हॉकिंस है, और ये आता है 1608। आया तो था ये अकबर से मिलने के लिए, इधर से ऐसे आया तो था अकबर से मिलने के लिए। बोले अरे अकबर है क्या बोले वो तो नहीं है। बोलो कौन है, तो फिर उसका बेटा है। बोले जहांगीर सलीम। तो अकबर कहाँ गया, बोले वो तो टुरक गया। बोले वो टुरकने का मीन्स, बोले मर गया। बोले मरने का मीन्स, बोले ही इज डेड, यानी मर गया वो। ओ माय गॉड। अब विलियम हॉकिंस ने उसको मरा पाया अकबर को। आगरा में जाता है ये विलियम हॉकिंस, यहाँ पर दरबार चल रहा था किसका, जहांगीर का। बोले रे जहांगीर आया है महाराज, महाराज को मंत्री संतरी सूचना देते हैं वहाँ पर जा करके। बोले गोरा आया है एक। बोले अच्छा भेजो दूसरे को, गोरे को। गोरा दरबार में खड़ा होता है। बोले सीधा खड़ा हो गोरा। हाँ बोले यस सर, ठीक। अब ये खड़ा होकर के बोले क्या चाहता है ये गोरा। बोले ये व्यापार करने के लिए बोल रहा है कि मेरे को व्यापार करने दो आप। बोले कर ले, तो फिर हमारे सर के ऊपर थोड़ी करेगा व्यापार, जा कर के कर ले कहीं। क्या बेच रहा है, बोले इसका सामान देखो। बोले क्या क्या बेचने के लिए आया है। बोले ये अभी कुछ आया नहीं है, बोले अनुमति लेने के लिए आया है, अभी तो ये करेगा। अरे बोले गोरा इधर आ रे, क्या व्यापार कर रहा है, क्या जचाएगा यहाँ पर, क्या सिस्टम क्या है तेरा, बता तू पूरा खोल करके। बोले महाराज मैं व्यापार करूँगा मैं। बोलो क्या बेचेगा व्यापार में। बोले बेचूंगा जैसे यहाँ किसानों से कच्ची फसलें ले जा करके इनको पका करके लाएंगे, कपास खरीद लें, जो भी है जूट खरीद लें,
चमड़ा उमड़ा खरीद ले, कुछ भी खरीद ले, और उनका सामान बना करके उनको बेचेंगे हम फिर। अच्छा बोलो कर ले, तो फिर हमारा क्या है। अब उसको जहांगीर को ये थोड़ी पता था, इसको ये थोड़ी पता था कि बाद में तुम्हारे को ही कूटेंगे, तुम्हारे को शॉट मारेंगे, ये उसको ये पता नहीं था। अब इसने अनुमति दे दी कि भाई चल ठीक है, कहाँ पर जचाएगा सौदा, तेरा सिस्टम कहाँ जचाएगा, प्लान क्या है तेरा, प्लान बता। बोलो आगे का। अब प्लान बोलो मैं काम तो करूँगा बोलो, लेकिन मेरे को जाने के लिए सुविधा भी चाहिए, इधर से जा नहीं सकता, पहाड़ उड़ है, एरिया है ये, जहाज़ों में भर के ले जाऊँगा बोले मैं सामान। अच्छा बोलो बंदरगाह चाहिए तेरे को, तो बंदरगाह इसका सूरत में तय कर दिया जाता है। बोलो ठीक है, यहाँ पर नदियाँ भी हैं और यहाँ किसानों की फसलें भी पैदा बढ़िया होती हैं, तो ये तू क्या करे, सूरत में अपनी कंपनी को जचा दे, फैक्ट्री को। 1608 में इसने सूरत में क्या कर दी, स्थापना कर दी। ये जा करके बताता है वहाँ पर, हाँ भाई ये मान गया जहांगीर, बढ़िया पौवा हुआ पी करके मीटिंग बैठाई थी शाम को, और पौवा हुआ पिया था उसने। तो भाई साहब क्या किया, सूरत के अंदर कंपनी को स्थापित करके चला गया। थॉमस रो आकर के इसका पूरे अधिकार जो व्यापार करने के थे ना, वो पूरे अधिकार ले लिए थॉमस रो के द्वारा। अब उसके बाद हुआ क्या कि ये कंपनी स्थापित यहाँ पर हो गई। इसने पूरे एरिया को, यानी कि ये वाला जो एरिया था ना, ये मैं भी काला कर देता हूँ इसको, ये वाला एरिया था ये पूरा, इस पूरे एरिया के ऊपर किसका अधिकार हो गया, सूरत की फैक्ट्री का अधिकार होगा। यानी पूरे एरिया को कवर किसने कर दिया, यहाँ पर सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी ने। समझा रहा हूँ मैं आपको। अब इनका प्लान क्या था, पूरे भारत में फैलना इनको, तो क्योंकि यहाँ पर भी तो नदियाँ हैं, ये गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये वाली जो नदियाँ हैं यहाँ भी बढ़िया पैदा होती है। अब इनकी प्लानिंग क्या थी, आगे जा कर के इन्होंने 1611 ईस्वी में, ये तो हो गया 1608 का सिस्टम। अब 1611 ईस्वी में यहाँ गोलकुंडा साम्राज्य का शासन था। यहाँ का राजा था कुली खां, सम्राट कुली खां। तो यहाँ मद्रास वाला जो सिस्टम है ना, ये मछलीपट्टनम में, इधर इस एरिया में कंपनी स्थापित कर दी इन्होंने, मछलीपट्टनम में 1611 में मछलीपट्टनम में कारखाना स्थापित कर दिया। और सम्राट कौन था, ये कुली खां। कुली खां से भाई पट्टे के ऊपर ज़मीन ली कि भाई ऐसा कर कुली खां, ये पट्टा में ज़मीन दे दे हमारी को, तू व्यापार करना है हमारी को। बोले कर ले भाई, मेरा क्या जाता है, मेरे घर में थोड़ी डालेगा तू डाका, व्यापार कर रहा है, तेरा कर रहा है, कमा खा रहा है, ठीक है। अब ये 1611 में यहाँ पर ज़मीन पट्टे के ऊपर ले करके और व्यापार शुरू कर देता है। और इस पूरे एरिया को, ये जो बचा हुआ एरिया था ना, इस पूरे एरिया को कवर कर देता है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये केंद्र, मछलीपट्टनम वाला। अब इनकी प्लान क्या थी, पूरे भारत में फैलना है इनको, तो कमाना है रुपया, तो पूरे भारत में। अब ये वाला हिस्सा बचा, कलकत्ता बंगाल वाला हिस्सा बचा इनके। बाद में क्या होता है कि ये जो हिस्सा है ना यहाँ पर, ये बंगाल वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला, इस पूरे एरिया को भी कवर करना है। इधर उड़ीसा हो गया, इधर बिहार वाला क्षेत्र हो गया, ये हो गया क्या, बंगाल वाला। ये तीन ही क्षेत्र है, ये इधर अवध भी हो जाती है, अयोध्या वाली सिस्टम। तो ये तीनों एरिया, ये जो एरिया है यहाँ पर बाद में जाते हैं, ये इनकी प्लानिंग थी कि इस एरिया को भी कवर करेंगे हम आगे जा करके। अब देखिए क्या हुआ, ये एरिया बचा, ये यहाँ गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर है। रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि यार इसको ही कवर करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। और यहाँ का जो नवाब था ना, नवाब, ये नवाब कौन था, ये नवाब था सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला जो नवाब है ना, ये ससुराहेठ में रहता था कि अरे अब नवाब हैं हम यहाँ के। हम बात कर रहे हैं 23 जून के दिन, 23 जून 1757 की। प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी युद्ध। अब इस युद्ध में देखिए जो गवर्नर है ना, इसकी इच्छा क्या थी कि पूरे एरिया में फैलना है, यहाँ से पूरा का पूरा जो सामान है उसको कवर करके
और भी सिस्टम हो गया था, यानी कि ये शुरू में जब आए थे ना, इन्होंने देख इधर भी देख पोल मिल गई इनको, इधर भी पोल मिल गई है कि राजा हैं कि जो जनता है पढ़ी लिखी तो है नहीं, भोली भाली है बेचारी को लूट लो, आराम से शोषण करो, इनका दबा करके इन्होंने भ्रष्टाचार किया। अब इस एरिया के ऊपर कवर करने का सिस्टम था, तो ये यहाँ पर अंत में आकर के सिराजुद्दौला इनको रोकने लगा, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। तो लास्ट में आकर के नाक में आकर के एक युद्ध का फैसला होता है जिसको बोला जाता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में होता है, क्लाइव और सिराजुद्दौला, क्लाइव और सिराजुद्दौला इसके बीच में। अब ये इसके पास ताकत ज़्यादा थी क्योंकि ये खूब पैसा कमा रहा था, कौन, क्लाइव। क्लाइव के पास सेना भी बढ़िया मजबूत थी, ट्रेन सेना थी, और ये सिर्फ अपनी परंपरागत के रूप में ही लड़ रहे थे। तो ये क्या हो जाता है, इसने इसको हरा दिया, किसको, सिराजुद्दौला को। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको हरा दिया और जीत कौन गया, क्लाइव। अब बताइए हारने वाला जीतने वाला की शर्त मानेगा कि नहीं मानेगा, मानेगा ना। प्लानिंग क्या है इसकी, वहाँ पर अपनी कंपनी को खोलना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक इलाका बच गया था वो वहाँ पर स्थापित करना और वहाँ से भी शोषण करना। अब यहाँ तीन अभी मैंने आपको बताए, ऊपर बिहार है, यहाँ पर बंगाल वाला क्षेत्र है, और ये कौन सा है, उड़ीसा है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन क्षेत्रों के बाद जैसे 5-7 साल गुजरेंगे, उसके बाद में देखिए ये कब की बात है, 1757 की। अब बात करेंगे हम किसकी, इसी एरिया में, यहीं पे 1764 में बक्सर का युद्ध। वो तो जीत गया, उसकी बात मान गए, ठीक है। बक्सर युद्ध 1764। अब बक्सर युद्ध होता है 1764 में। देखिए कौन किस किस के बीच में होता है, यहाँ पर देखिए ये 1767 तक रहेगा भी क्लाइव। हेक्टर मुनरो आ जाता है यहाँ सेनापति, हेक्टर मुनरो बंगाल का। और वर्सेज किसके बीच में होएगा, ये होगा भारतीय संयुक्त सेना। इसमें 3 राजाओं की सेना थी, भारतीय सेना संयुक्त। 3 सेना किस किस की थी, 3 सेना थी, एक तो थी अवध की, यह ऊपर वाला इलाका, एक बंगाल की, और मुगल बादशाह खुद दिल्ली वाला, मुगल सेना। ठीक भाई। मुगल बादशाह कौन था, मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय की सेना थी, और अवध के राजा की बंगाल की। इन तीनों सेनाओं ने मिलकर के और इसके साथ क्या किया, युद्ध किया। इसने बढ़िया तरीके से, ट्रेन सेना थी, बंगाली भी सैनिक थे, देसी भी थे, विदेशी भी थे, इन्होंने मिलकर के पूरी प्लानिंग के साथ में क्या कर दिया भाई, इन तीनों को पराजित कर दिया एक साथ। कौन से युद्ध मैदान में, बक्सर के मैदान में, बिहार में था ये बक्सर का मैदान। यहाँ पर इन तीनों सेनाओं को एक साथ पराजित करने के बाद में ये जो शासक थे ना, अब इनकी इज्जत ऊपर थोड़ी रहेगी। कोई गैले चाल तो आदमी भी बैश बन गया, अरे राजा जी है ये तो, फला चिढ़ा दिया भाई साहब, बुरी बेइज्जती हुई। अब ये जो है ये क्या हो गए, पराजित तो हो गए, ये गोरा जीत गया। अब गोरा जीत गया तो अब बात मनवाएगा कि नहीं, और नहीं मानेंगे तो बोले फिर ठोकूंगा, बोल मानेगा बात, बोले मानेंगे भाई। अब ये जो अवध था ना, अवध, इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अवध जो है इससे 50 लाख रुपए हर जाने के रूप में अंग्रेज लेंगे अवध के राजा से, कि सबसे ज़्यादा एक काम खोटा कर्म खूंटा तूने ठोका है, तो इसके ऊपर 50 लाख रुपए का हर्जाना लगा दिया अवध के राजा के ऊपर। और जो मुगल शासक था ना, ये मेन केंद्र था, दिल्ली का बादशाह था, तो ये पूरे एरिया का राजा सम्राट कौन है, यही रहेगा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये पूरे एरिया का सम्राट यही है, शाह आलम। तो शाह आलम को बुला करके किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, गवर्नर तो वही है, ये तो सेनापति था लड़ने के लिए।
तो रॉबर्ट क्लाइव, और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो था वो रॉबर्ट क्लाइव जाता है किसके पास में, इसको बुलाता है शाह आलम को। शाह आलम यानी मैं लिखता हूँ यहाँ, इलाहाबाद संधि होती है इस युद्ध में ही, इलाहाबाद संधि 1765, यानी कि ये युद्ध हुआ था ना। अब इसमें जो हार गए थे ये वाले सारे राजा, ये मुगल बादशाह खुद शाह आलम द्वितीय था। ये जब हार गए ना तो इनसे हस्ताक्षर करवाए गए कि भाई लिख हस्ताक्षर कर इसके ऊपर। इनकी शर्त मनवा रहा था ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, ये शर्त अपनी शर्त मनवा रहा था जी हारने वालों से कि मैं जीत गया, अब मेरी शर्त मान लो अब तुम। तो उनसे हस्ताक्षर करवाए। अब ये हस्ताक्षर करेंगे क्योंकि ये कमज़ोर शासक है, कुछ नहीं कर सकते। अब वो जो कहेगा ना क्लाइव वो ये करेंगे, उसके अंडर आ गए, अब ये हार गए सब। तो ये जो हैं ये हस्ताक्षर करते हैं। शाह आलम जो मैन था मुखिया इन सब का लीडर, ये हस्ताक्षर करने पर मजबूर हुआ। अब संधि होती है, वो संधि कौन सी थी, इलाहाबाद की संधि। इस इलाहाबाद की संधि 1765 में क्या तय किया गया, तय ये किया गया कि पहले टैक्स कौन लिया करते थे। देखिए मैं बताऊं, अवध वाला जो ये जो क्षेत्र है यहाँ अवध का राजा लेगा टैक्स, और वहाँ दिल्ली जाएगा ये टैक्स। बंगाल वाला बंगाल लेगा टैक्स, और ये बच गया कौन सा, उड़ीसा वाला उड़ीसा लेगा। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र हैं इनका टैक्स राजा वसूल किया करता था, नवाब खुद टैक्स लिया करता था। इनकी मनसा क्या थी, शोषण करना। अब जब लूटने का ही काम है, दूसरा लूटना ही है सबको, तो लूटेगा तो फिर ये पैसे के ऊपर ध्यान रहेगा ना। अरे यार हाँ, तिजोरी कहाँ है इसकी यार, ये कमा कहाँ से रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसके पास में। सबसे पहले आदमी उसी को देखता है कि अरे यार ये दूसरा पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास में। तो ये पैसा या टैक्स के ऊपर निगाह थी इसकी क्लाइव की। तो ये शर्त मनवा रहा है कि भाई मैं तो यहाँ मेरी कंपनी खोलूँगा, इसके ऊपर साइन करो तुम सारे के सारे मिलके, और मैं मेरी कंपनी खोलूँगा। और मैंने क्षेत्र जीत लिया, अब तुम राजा इस क्षेत्र के हो। अब मैंने राजा को ये हरा दिया, तो अब राजा कौन, मैं हूं ना, मैंने तेरे को हरा दिया ना। अब तू तो सबसे बड़ा राजा था, इस क्षेत्र का मालिक था। अब ये मैं हूं इसका मालिक क्षेत्र का, क्योंकि तू राजा है तो तू हार गया। अब सिराजुद्दौला ये सारे के सारे हार गए, तो ये सारों को हरा दिया ना मैंने। अब यहाँ का राजा मैं हूँ, इसलिए संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए। ये हारने वाले ऐसे बैठ गए चुपचाप, क्योंकि हार गए अब ये, और दोबारा करे तो फिर ठोकेगा ये। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को टैक्स वसूलने का अधिकार, जिसको हम दीवानी अधिकार बोलते हैं, ये दीवानी अधिकार, टैक्स वसूलने का अधिकार, राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार, इन तीनों ने किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब टैक्स कौन वसूलेगा, देखिए ये जो सिस्टम है ना इसका, देखिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों का ही बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों का टैक्स का अधिकार किसको सौंप दिया गया, दीवानी अधिकार। दीवानी राजस्व इसी को बोलते हैं। और टैक्स अधिकार किसको मिल गए, टैक्स अधिकार मिल गए भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब पैसे ये लेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, और राज कौन करेगा, दीवान वहाँ के, ठीक। दीवान तो यहाँ रहेगा, और पैसे किसको इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आगे समझाता हूँ मैं, देखिए कि ये पूरे एरिया में तो टैक्स, यहाँ द्वैध शासन लागू हो जाता है। द्वैध शासन, द्वैध शासन कहाँ पर, इस क्षेत्र में, यहाँ इस एरिया में। द्वैध शासन का मतलब हो गया टैक्स
ये द्वैध शासन का मतलब दो राजाओं का, दो लोगों का शासन। एक तो नवाब और एक ईस्ट इंडिया कंपनी। नवाब के पास क्या था, केवल कानून या शांति स्थापित करना, और ईस्ट इंडिया क्या करेगी, टैक्स इकट्ठा करेगी। तो ये द्वैध शासन लागू कहाँ पर हुआ, बंगाल में, पूरी एरिया में हो गया। तो इस प्रकार से ये द्वैध शासन क्या होता है, यहाँ पर लागू हो जाता है। अब आगे क्या हुआ, ये 1764-65 की बात हो गई। अब इसी समय 1765 में क्या हुआ कि ये वाला जो इलाका था ना, ये वाला इलाका यहाँ 1757, यहाँ के जो गवर्नर है ना, गवर्नर क्लाइव, इस क्लाइव ने क्या किया, 1765 में दीवानी अधिकार जो लिए थे ना, किससे, शाह आलम द्वितीय से, और इन तीनों से मिल करके जो टैक्स वसूलने का अधिकार जो लिया था ना, यहाँ ऊपर पड़ता है बिहार, ये बिहार, और यहाँ पड़ता है बंगाल। इसमें अपने कबूतर इकट्ठे कर रखे थे इसने। कबूतर का मतलब क्या है, यानी कि इसका जो चमचे हैं दो दीवानी, इस यहाँ का जो नवाब है तो उसका जो नीचे काम करने वाला जो दीवान था ना, दीवान का मतलब होता है वह प्रधानमंत्री। नवाब के नीचे जैसे अपने राष्ट्रपति होता है, केवल हस्ताक्षर करना उनका काम क्या है, हस्ताक्षर करना, कोई मीटिंग उटिंग देखना, या कोई बाहर का विदेशी वो मुखिया आ जाता है, जैसे राष्ट्रपति आ जाता है तो उसका स्वागत सत्कार करना, उनसे मिलना, उठना बैठना, केवल वो काम करता है। वास्तविक काम ग्राउंड लेवल के ऊपर कौन करता है, वास्तविक काम प्रधानमंत्री करेगा। उस प्रधानमंत्री को ही वैसे उस क्षेत्र में दीवान बोला गया है, कई कई, जैसे मेवाड़ हो गया, अपने राजस्थान में भी प्रधानमंत्री को दीवान बोला जाता था। तो ये दीवान हुआ करते थे, एक तो बिहार और एक बंगाल। अब बिहार और बंगाल इन दोनों में अलग अलग आदमी थे इसके, रॉबर्ट क्लाइव के। बिहार में तो था राजा सिताब राय, और भाई साहब बंगाल का था कौन, रजा खां। ये दोनों आदमी थे बिहार और बंगाल में। तो बढ़िया शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, लूटे जम करके बढ़िया तरीके से। कितने साल तक लूटेंगे, देखिए ये रॉबर्ट जो क्लाइव था, ये 1765 से लेकर के, और 1757 से लेकर के कब तक रहा गवर्नर क्लाइव, 1757 से लेकर के 67 तक। फिर इसके बाद में आता है वेरेलस्ट, उसके बाद आता है कार्टियर। ये होते हैं बंगाल की गवर्नर। ये 67 से 69 तक रहता है, और ये 1769 से, और कब तक रहता है ये, 72 तक। ये 1767 से 69 तक, और ये 1769 से लेकर के और 1772 तक रहता है। अब ये 67 तक ही क्यों रहा, 67 तक क्यों रहा ये क्लाइव, इसको हटा दिया गया था लास्ट में आकर के। कैसे हटाते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए 1767 में एक ब्रिटिश सरकार का, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन, ये संचालन इसका दो संस्थाएं किया करती थी। तो दो संस्था कौन सी थी, दो संस्था बनाई गई थी, दो संस्था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में इस ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन किया जा सके। अब ये दोनों जो संस्थाएं हैं ना, दोनों संस्थाएं, एक का नाम था बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स,
बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स। ये तो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स हो गई। ये थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये दोनों कंपनियां, जो दोनों संस्थाएं हैं, ये क्या क्या काम किया करती थी, देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसको अच्छे से। ये जो थी ना, ये इसमें कितने सदस्य थे? 24 सदस्य। इसके सदस्य थे 24 सदस्य, 24 सदस्य थे इसके। इन 24 सदस्यों का चुनाव कौन किया करते थे? बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स। इनका चुनाव ये किया करते थे, चुनाव। और इसका काम क्या था? इन 24 सदस्यों का काम था ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारियों की नियुक्ति करना। यानी कि जो कर्मचारी लगेंगे, काम करने वाले जो अधिकारी लगेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनमें ये तय करते थे कि किस किस को भर्ती करेंगे हम। इनको पकड़ पकड़ के, किसी मामा का बुआ का लड़का आ गया, किसी भतीजे को भर्ती कर दिए, किसी ननिहाल से ले आए, ससुराल से ले आए, कहीं से उठा लाए। इस प्रकार से ये 24 सदस्य अपने अपने जो भी सगे संबंधी थे ना, उनको भर्ती किया करते थे, नौकरी पे रखा करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में लूटने के लिए। ऐसे इनका ये जंजाल फैला। किसका? सदस्यों का। इनका काम क्या था? इनका काम था भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारियों की नियुक्ति करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति करना, अधिकारियों की नियुक्ति। तो ये काम किया करती थी दोनों संस्थाएं। ये चुनाव करेंगी 24 डायरेक्टर्स का, 24 सदस्यों का। और 24 सदस्य किसको चुनेंगे? जो भी अधिकारी होंगे उनको। ठीक भाई। अब 1760, ये देखिए अभी बात करेंगे थोड़ी सी और। ये अपना ऐप है KDI ऐप, लर्निंग ऐप। यहाँ पर ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिलेगा KDI लर्निंग ऐप। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो से समझाऊंगा, पूरा फ्री चल रहा है अभी तो फिलहाल तो यूट्यूब के ऊपर GK वाला। और ये जो बैच आपको मिलते हैं, जैसे SSC का हो गया, और जैसे राजस्थान पुलिस का हो गया, रेलवे का हो गया, ये पूरे फाउंडेशन बैच के साथ में आपको उपलब्ध करवाया जाता है। अभी तो GK का तो मैं चला रहा हूँ, बाकी पूरा बैच आपको यहाँ मिल जाएगा। बैच में सिलेक्टेड मटेरियल होता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक, ये सारी की सारी भर्तियाँ हैं। जो भी समझ में नहीं आता वो सारा समझ में आता है यहाँ पर। ठीक है जी। ये अपना वो है। हाँ देखिए 1767 में हुआ क्या? 1767 में जो कंपनी के जो लाभांशक थे, लाभांशक यानी कि जो जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, जो 100 मंडली नहीं आई थी, 100 लोगों की कंपनी को खड़ा किया था, कंपनी स्थापित की थी, उनका कुछ ना कुछ हिस्सा था कि भाई 1 करोड़ रुपये लगाने वाले जितने भी हैं, 100 करोड़ है, तो 1-1 करोड़ सबने लगा दिया। तो अब 100 करोड़ का मुनाफा होगा तो उनका लाभ 1-1 करोड़ बटेगा सब में। इसी प्रकार से 1767 तक इनका जो लाभांश का प्रतिशत था, ये कितना था लाभांश? इनका लाभांश था 10%। 1772 में इसको 12.5% कर देंगे वो। अभी लाभांश इनका 10% है और 10% ब्रिटिश सरकार को भी देना पड़ता है। ब्रिटिश सरकार का हिस्सा, ब्रिटिश सरकार का हिस्सा कितना था? ये भी 10% ही था, यानी कि आधा आधा था इनमें से। 10% तो लाभांशों का को था, जितने भी रुपये लगाने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनका था। और ब्रिटिश सरकार को कितना देना पड़ता था? 10%। अब देखिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की कुल आय कितनी मापी? कंपनी की आय जो है ना, कंपनी की आय, ये कंपनी की आय मापी भाई साहब 40 लाख पाउंड।
40 लाख पाउंड। एक पाउंड में 120 रुपये होते हैं, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, लगभग 50 करोड़ रुपए, वर्तमान के 50 करोड़ रुपए। देखो पूरे एरिया में, पूरी कंपनी के जो क्षेत्र है ना, मछलीपट्टनम हो गया, सूरत हो गया, बंगाल का क्षेत्र हो गया, इसमें कुल मिलाकर के टोटल कंपनी की आय 40 लाख पाउंड। अब 40 लाख में से 10% सरकार ले रही है, कितने बनेंगे, 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। अब 4 लाख पाउंड दे दिए सरकार को, 4 लाख पाउंड क्यों ले रही है ये, वहाँ के सार्वजनिक जो भत्ते हैं बेरोजगारों के लिए, वो रोजगार टैक्स कम किया जा सके, बिजली उजली जो भी खर्चा पानी आता है वहाँ पर सार्वजनिक टैक्स का, वो कम किया जा सके, इसलिए ये 4 लाख पाउंड ले रही है ब्रिटिश सरकार। और ये जब भी घर जाते थे ना, झोला भर भर के, बैग भर भर के पैसों की, परसेंट अपना लेके जाएंगे 10% बाई 1 करोड़ रुपए आ गए हिस्से में। अब उसमें से लागत भी तो वापस लगानी पड़ती है, जैसे 50 लाख लेके जा रहा है। अब वहाँ ब्रिटेन में इनको बोलते थे क्या, नवाब आ गया भाई, नवाब राजा जी आ गया। और वो बड़ा चिढ़ता था कि यार ये नवाब क्यों बोलते हैं हमारे को, क्योंकि भ्रष्टाचार से भर भर के जोड़े ले जा रहे हैं, तो उसको नवाब नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। ऐसे उनको चिढ़ाया करते थे ये लोग, और जब भी ये घर जाते थे तो इनको नवाब बोला जाता था, नवाब की पदवी इनको, यानी कि नवाब कहा जाता था। ब्रिटेन लौटने पर, ब्रिटेन जाने पर जनता द्वारा क्या बोला जाता था इनको, नवाब। तो अब बोलो 4 लाख रुपए दे भाई, वो 4 लाख कौन जमा करा, बोले भाई देंगा। अब इनको पता ही नहीं है, दूसरे बोरे भर भर के अपने अपने घरों में पहुंचा रहे हैं, तो पूरी कंपनी में घाटा हो गया, क्योंकि वो चुटपंडे भी तो थे बिहार और बंगाल से दोनों, वो भी कुछ ना कुछ परसेंट लेंगे, कुछ ना कुछ परसेंट इधर उधर बटेगा और आपस में रंगबाजी करते फिरेंगे। तो उसमें बचत नहीं होगी, खपत होगी, खपत हो रही है। अब जब खपत होगी तो कंपनी में घाटा जाएगा, पूरी कंपनी का घाटा गया। 1767 में जब रिपोर्ट मांगी गई किससे, रॉबर्ट क्लाइव से, तो क्लाइव के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्लाइव जाकर के संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर बोलता है कि साहब 10 लाख पाउंड उधार दे दो, कर्जो हमार। अरे बोलो 10 लाख पाउंड उधार, बोले 40 लाख पाउंड आकी गई है पूरी कंपनी की, तू कर क्या रहा है भाई, कर क्या रहा है वहां पर। अब सवाल खड़ा होता है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हुआ क्या कि 1967 में इनका कानून बनाई था कि भाई 10% जमा कराओ, और यहाँ पर 10% ब्रिटिश सरकार को ये क्या हुआ, जमा नहीं करा सका, और 10 लाख पाउंड उधार लिए इसने कि भाई 10 लाख पाउंड क्या दे, उधार दे। संसद में 10 लाख पाउंड उधार ऋण की मांग की कि ऋण दो, ऋण की मांग। अब संसद में ये मुद्दा उठा और प्रधानमंत्री ने बोला, यानी और भी थे वहाँ के जो संसद के पार्लियामेंट के सदस्य, उन्होंने कहा कि भाई इनके ऊपर लगाम जब तक नहीं लगाओगे ना तब तक, अब होता ही है कि जिसके अंडर काम कर रहे हैं और उसको थोड़ा सा हावी बना दे, फिर बस वो अपने कब्जे में ले लेगा सब सारी चीज़ें, कि भाई मैंने तेरे को बनाया, स्थापित किया, और मेरे द्वारा ही मेरा जो लाभ है वो तो दे नहीं रहा, और कर क्या रहा है तू, मेरे से ही उधार और ले रहा है पैसे। तो उसके जो सदस्य हैं डायरेक्ट उनका शासन किसके ऊपर आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। यानी कि जो संसद थी, पार्लियामेंट थी 1967 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किसका शासन हो जाता है, डायरेक्ट सरकार का। व्यापारियों का तो सिलसिला है ही है, वो व्यापारियों को तो दाब दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर क्या कर दिया, अधिकार,
यानी डायरेक्ट कानून की स्थापित किसका होगा, इसके ऊपर अब ब्रिटिश सरकार का कानून स्थापित होगा और पहला अधिनियम बनाएंगे इस कंपनी के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, यानी कि इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाएंगे। अब ये पूरी कहानी ये थी। ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में कौन होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी ब्रिटिश सरकार कंट्रोल करेगी, संसद के द्वारा बिल पारित करेंगे अब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और वो वहाँ कमेटी बनाएंगे कि भाई जांच करो, तो जांच में इनको फ्रॉडबाजी पाई जाएगी कि ये फ्रॉड करते हैं, रंगबाजी करते हैं, अय्याशी करते हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता से शोषण कर रहे हैं और फालतू बकवासगिरी कर रहे हैं, वहाँ कोई धंधा वंधा कर नहीं कर रहे, ये कोई धंधा वंधा नहीं कर रहे। इसलिए इनको ससुरों को लगाम लगा करके 1967 में कलाई को क्या कर दिया, वहाँ से हटा दिया कि बोले तू ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़, और यहीं पटक दिया इसको। वहाँ पर फिर क्या कौन सा जाएगा, दूसरा गवर्नर जाएगा वेरेलेस्ट। वेरेलेस्ट भी भ्रष्टाचार करेगा, उसको भी हटा देंगे। उसके बाद में कार्टियर जाएगा, कार्टियर को भी हटा देंगे। फिर उसके बाद 1772 में वॉरिंग हेस्टिंग को नियुक्त किया जाता है और द्वैत शासन भी वही समाप्त करता है, वॉरिंग हेस्टिंग ही। इस प्रकार से ये कानून बना 1773 में फिर रेगुलेट किया जाता है पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा कि संविधान का विकास किस प्रकार से होता है। यहाँ से विकास चलेगा धीरे धीरे, ये रेगुलेटिंग एक्ट। अब आगे की वीडियो में हम समझेंगे कि भाई अधिनियम क्या होता है, चार्टर एक्ट क्या होता है। चार्टर और अधिनियम इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि दोनों क्या होते हैं। उसके बाद में फिर संविधान का विकास शुरू करेंगे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।